पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी यानी कि आज के एपिसोड की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए मैं सुनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले दृश्य में ये दिखाया गया है कि पुष्पा बाहर से घर आती है तो वो देखती है कि सभी आपस में चिराग को कुछ कुछ बोल रहे हैं डीसीपी मैडम तेजस्विनी को लेके। तो वो पूछती है कि क्या बात हुई, तू डीसीपी मैडम के पास क्यों गया था। अचानक से पुष्पा घबरा जाती है कि कहीं चिराग ने फिर तो कोई फसाद नहीं किया। तो चिराग कहता है कि मम्मी मत घबरा, वो हम लोग न्यूज स्पॉट के लिए मैं और रिद्धि एक आर्टिकल लिख रहे हैं महिला पुलिस कांस्टेबल के ऊपर कि वो लोग अपने जॉब के साथ घर परिवार कैसे संभालती हैं। बस उसी सिलसिले में डीसीपी मैडम से भी मिलने गया था। तो पुष्पा काफ़ी खुश होती है कि चलो, चिराग धीरे धीरे अपना लाइन पकड़ रहा है, अपने करियर के बारे में गंभीर हो रहा है। तभी राशि आती और कहती है कि चिराग, तेरी तो पहुंच बहुत दूर तक हो गई है और तू तू इस काम में डीसीपी मैडम से पहचान का फायदा उठा रहा है। तो पुष्पा कहती है कि क्या बुरा है, अगर हमारी किसी से पहचान है तो हमें उसका फायदा लेना ही चाहिए। हाँ, फायदा उठाना नहीं चाहिए लेकिन फायदा लेना चाहिए। तो उसके बाद दीप्ति और अश्विन कहते हैं कि सब बात तो ठीक है मॉम, लेकिन क्या है कि आप हमें हर दिन की जैसी नहीं लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ फिक्र में हैं। तो राशि भी कहती कि हाँ मम्मी, तू कहीं ना कहीं नॉर्मल नहीं है। चिराग को भी ऐसा ही लगता है कि जरूर मम्मी के साथ कहीं कोई परेशानी चल रही है। तो पुष्पा कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अश्विन और दीप्ति को शक होता है कि जरूर मम्मी के साथ कुछ हुआ है। लेकिन पुष्पा जो है उन्हें नॉर्मल कर देती है और कहती है कि बस यूं ही थक गई थी। उसके बाद वो कहती है कि जाओ तुम लोग भी सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, मैं सोऊंगी। राशि मैं थोड़ा सपोर्ट करके पुष्पा को सुलाती है और फिर वो भी सोने चली जाती है। पुष्पा रात में सोई हुई है, गहरी नींद में सोई हुई है, लेकिन वो सपने देख रही है और सपना भी क्या, बहुत बुरा सपना। वो सपने में देखती है कि महेंद्र और गोलू को पुलिस अलग कर रही है, यानी कि महेंद्र के पास से गोलू को पुलिस बैठा के अपने साथ ले जा रही है और दूर खड़ी आयुषी मैडम ये सब कुछ देख रही हैं। कहीं ना कहीं आयुषी मैडम ही ऐसा करवा रही हैं। वो जबरदस्ती महेंद्र के पास से गोलू को ले जाना चाह रही हैं और गोलू भी महेंद्र को देख के पापा पापा करके चिल्ला रहा है और महेंद्र भी खूब चिल्ला रहा है। लेकिन चौल के लोग भी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और किसी तरह से पुलिस जो है गोलू को गाड़ी में बिठा लेती है। लेकिन गोलू फिर से आता है और अपने पापा के गले यानी कि महेंद्र के गले लग जाता है। फिर उसे पुलिस अलग करती है और ले जाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे पुष्पा भी पहुँचती है, वो महेंद्र को समझाती है, पुलिस से को भी कहती है गोलू को नहीं ले जाने के लिए, लेकिन कोई मानता नहीं है। और तभी अचानक से पुष्पा की नींद टूट जाती है और पुष्पा की सांस तेज तेज चल रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि ये सब सही में हो रहा था। फिर वो महेंद्र के घर की तरफ पीछे मुड़ के खिड़की से देखती है तो देखती है कि वो समझ जाती है कि यहाँ पे चौल में कुछ नहीं हो रहा था, मैं ही सपना देख रही थी। अब अगले दिन यानी कि सुबह जब पुष्पा कॉलेज जा रही है तभी उसकी नज़र महेंद्र के दुकान पे पड़ती है, जहाँ पे महेंद्र और गोलू एक दूसरे से गले लगे हुए हैं और गोलू महेंद्र से यानी अपने पापा से प्यार कर रहा है। उन दोनों को देखकर पुष्पा को बहुत खुशी होती है। गोलू चला जाता है, वो महेंद्र को पास आता है और फिर कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद पुष्पा महेंद्र से कहती है कि महेंद्र, मैंने काफ़ी सोचा, मुझे लगता है कि अभी गोलू को आयुषी मैडम के साथ बहुत ज़्यादा दिन के लिए देश विदेश के टूर पर नहीं भेजना चाहिए। लगता है कि पुष्पा, मैं तो डर रहा था तुझसे ये कहने में, लेकिन सच पूछ तो मैं भी यही चाहता हूँ कि छोटा मोटा ट्रिप उनके साथ करे 2-4 दिन वाला, लेकिन ये महीनों गायब रहने वाला टूर देश विदेश की वो करे, ये मुझे भी मंजूर नहीं है। तो पुष्पा कहती है कि तो ठीक है महेंद्र, जब तू भी ये चाहता है तो मैं जरा सा आयुषी मैडम से ठीक से बात करूंगी। तो महेंद्र कहता है कि हाँ पुष्पा, तू ये मामला संभाल ले क्योंकि मैं गोलू से दूर नहीं रहना चाहता हूँ।
तो पुष्पा कहती है कि मैं भी कौन सा चाहती हूँ कि तू गोलू से दूर हो। अब आगे के दृश्य में दिखाया गया है कि पुष्पा कॉलेज पहुंचती है तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसके लॉकर में कुछ कुछ भी नहीं है और उसकी जो कुछ चीजें हैं, आवश्यक चीजें जो लॉकर में रहती थी, उसे पियून पकड़े हुए है। पियून के हाथ में अपने लॉकर की चीजों को देखकर पुष्पा को बड़ी हैरानी होती है। अचानक से वो टेंशन में आ जाती है और पियून से पूछती है कि मेरी चीजें तुमने बिना मुझसे पूछे लॉकर से क्यों निकाला और तुमने चाबी कहाँ से लाई। तो इस पर पियून कहता है कि देखिए मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस मुझे आदेश मिला और मैंने ये किया। तो पुष्पा कहती है कि तुझे कोई भी आदेश दे देगा और तू मान लेगा। पुष्पा अभी पियून से बात कर ही रही थी तभी पीछे से सुनील आता है और सुनील कहता है कि पुष्पा जी, इसे कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसने वो किया जो मैंने इसे कहा और मैंने वही किया जो वीरेंद्र सर ने कहा। तो आपको इस मामले में वीरेंद्र सर से मिलना चाहिए और उन्हीं से पता कीजिए कि उन्होंने आपकी चीजें कॉलेज से क्यों हटवाई है। और इस वक्त वीरेंद्र सर अपने चैम्बर में हैं, आप अपने उनके केबिन में चले जाइए। इधर केबिन में वीरेंद्र जो है, वीरेंद्र सेतलवाड़, वो लेक्चर प्रोफेसर अपने स्टाफ से बात कर रहा है। तभी वहां पर पुष्पा आती है। पुष्पा को देखकर वीरेन जो है हैरान रह जाता है कि इसके दोनों हाथ घायल हैं और ये कॉलेज पहुंच गई है। वो पहले तो पुष्पा को ताज्जुब से देखता है, फिर पुष्पा उससे पूछती है कि वीरेन सर, आपने अलमीरा से मेरी चीजों को क्यों हटवा दिया है। तो वीरेन कहता है कि ऐसा है पुष्पा बहन कि अब आपको पढ़ाई जो है करने में काफी दिक्कत आएगी। आपके दोनों हाथ ठीक नहीं है तो मैं तो बस यही कहूँगा कि अब आप पढ़ाई मत ही कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपके हाथ जो है काफ़ी घायल हो चुके हैं। तो पुष्पा कहती है कि मैं पढ़ाई करूँगी कि नहीं करूँगी ये फैसला मुझे लेना है। और जहाँ तक सर आप कह रहे हैं तो इससे लगता है कि पढ़ाई केवल हाथ से ही हो सकती है, जबकि हम सभी जानते हैं कि पढ़ाई के लिए दिमाग का खुला होना जरूरी है और विचारों का खुला होना जरूरी है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं दिल और दिमाग से कितनी खुली हुई हूँ, तो फिर मुझे पढ़ाई करने में क्या दिक्कत आएगी। और जहाँ तक लिखने की बात है तो वो भी मैं सहयोग लेके कर लूँगी। बस काफ़ी दिन कॉलेज छूटा क्योंकि मैं व्यस्त थी कुछ कामों में, लेकिन अब बिल्कुल नहीं छूटेगा और मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी। और हाँ वीरेंद्र सर, मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं करूँगी, मैं अपने उन सपनों को भी पूरा करूँगी जिन सपनों को कई लोग चाहते हैं कि मैं पूरा ना करूं, लेकिन वो मेरे माता पिता के का सपना है, वो मेरे पिता कांजी रांदेरिया का सपना है, तो मैं उसे भी पूरा करूंगी। पुष्पा के हौसलों को देखकर जो वहां पर बैठे हुए लेक्चर प्रोफेसर है वो काफी खुश हो जाते हैं और क्लैप करते हैं। और वीरेंद्र सेतलवाड़ तो हक्का बक्का है, उसने सोचा ही नहीं था कि इतना घायल हाथ होने के बाद पुष्पा के हौसले इतने मजबूत दिखेंगे। उसे लगता था कि वो तो अब गई, अब तो उससे कुछ हाथ से होगा नहीं, अब तो उसका सब काम ही छूट गया। लेकिन यहाँ तो चाल उल्टी पड़ गई है, पुष्पा तो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखने लगी है। अब इधर पाटन का दृश्य दिखाया गया है, मास्टर साहब अपने घर में हैं। तभी रानकी से जुगल का मास्टर साहब के घर आना होता है। मास्टर साहब जुगल से पूछते हैं, क्या बात है जुगल, इस बार तुम रानकी से पाटन कैसे आए और वो भी मुझसे मिलने। तो जुगल कहता है कि ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगा मास्टर साहब, सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। जब से पुष्पा यहाँ से मुंबई गई है तब से मुझे फिक्र लगी हुई है कि पुष्पा अपना कारोबार कैसे करेगी, जबकि मैं जानता हूँ कि इस काम को शुरू करने के लिए वो कई जगह पे अपनी पूंजी फंसा चुकी है और उसके साथ कोई कारीगर नहीं गया है, उसका खुद का भी हाथ घायल है और वो जो पटोलों का ले चुकी है ऑर्डर, इन सारी चीजों को वो कैसे मैनेज करेगी। बस यही सोचकर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मुंबई चला जाऊं और पुष्पा का मदद करूं। तो इस पर मास्टर जी कहते हैं कि बहुत अच्छा सोचा है। तो फिर उसके बाद वो पूछते हैं कि तेरी सारी बातें समझ में आती हैं जुगल, लेकिन मुझे जरा सा वीरेंद्र सतेरवार और तेरे बीच में ये कामनी माँ का क्या चक्कर है ये समझ में नहीं आता। तब फिर
जुगल जो है वो पास्ट में जाता है और बताता है कि कामनी माँ हर बार बर्थडे में कामनी माँ यानी कि वीरेन की कामनी माँ और इसकी कामनी काकी हर बर्थडे में हर जन्मदिवस पे उसे स्पेशली अपने पास बुलाती थी और केक कटवाती थी। और उस दिन भी वो अपने जन्मदिन का केक काटने के लिए कामनी काकी के पास गया हुआ था। लेकिन कामनी काकी से जब वो मिल रहा था और दो चार बातें अच्छी अच्छी कर रहा था, तभी बीच में वीरेंद्र से तलवार गरजते हुए आ जाता है और वो देखता है कि जुगल से उसकी जो कामनी माँ है बहुत बार से बातें कर रही है। तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कामनी को डांटता है, यानी कि अपनी कामनी माँ को, सौतेली माँ को डांटता है। कहता है कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप यहाँ जुगल का जन्मदिवस मना रहे हैं और 6 महीने पहले ही आपने मेरे पिताजी की जान ली है। आपने अगर पुलिस स्टेशन में पिताजी के खिलाफ झूठा बयान नहीं दिया होता तो लोग उन्हें जेल में बंद नहीं करते, उन्हें पुलिस जेल में बंद नहीं करती और वो शर्म से पानी पानी नहीं होते। और शर्म से उन्होंने वो सिर्फ पानी पानी नहीं है हुए बल्कि अपनी जान तक दे दिए। और इस पर जुगल कहता है कि इस सब में कामनी काकी का कोई दोष नहीं है। तो वीरेंद्र से तलवार कहता है कि सारा दोष इनका है, क्या जरूरत थी पिताजी के खिलाफ इनको बोलने की। कि काका ने जो गलती की थी, बस कामनी काकी ने सही बयान देकर पुलिस को उसे सुधारा था। लेकिन अब इसके लिए काका ने बुरा मान लिया और काका ने धीरे धीरे अपनी जान गंवा दी। तो इसके लिए कामनी काकी का कोई दोष नहीं है। तो वीरेंद्र से तलवार कहता है कि इसे तुम मानो तो मानो, लेकिन मैं नहीं मानूंगा और अभी इसी वक्त इन्हें घर से निकालूंगा। उसके बाद वीरेंद्र से तलवार जो है वो कामनी को और जुगल को, दोनों को धक्के देकर अपने घर से निकाल देता है। घर से निकाल देने के बाद जुगल और कामनी काकी वहाँ से चले जाते हैं। अब इधर जो वीरेंद्र से तलवार है उसे एक मानसिक तृप्ति मिलती है उन दोनों को अपने घर से निकालकर, और फिर वो अपने आप से कहता है कि आज मेरा बदला पिताजी के लिए पूरा हुआ। इस कहानी को जुगल जो है वो मास्टर जी को सुना रहा था। तो फिर वो मास्टर जी से कहता है कि बस मास्टर जी, उसी दिन से मुझे अपने जन्मदिवस पर कोई खुशी नहीं होती है और हर वक्त लगता है कि मालूम नहीं कामनी काकी कहाँ होंगी। तो मास्टर जी कहते हैं कि सही मायने में वीरेन ने उस दिन बहुत गलत किया था। फिर आगे जुगल कहता है कि मास्टर जी, इसलिए मैंने तय कर लिया है कि अब इन वीरेन भाई साहब को मैं पुष्पा को तंग नहीं करने दूंगा। कामनी काकी को खोया, सुब्रा को खोया, और अब पुष्पा जैसी दोस्त है और वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए तो मैं उसका साथ दूंगा, इसलिए मुंबई जा रहा हूँ। ये सारी बातें जो वीरेन से तलवार का आदमी सुन रहा था दरवाजे के पीछे से, वो वीरेन को फ़ोन करके बताता है। अब इधर बापोद्रा घर में बैठा हुआ है और वहाँ पे सुशीला आती है और उसके मूड को परखने के लिए कुछ कहती है। तो बापोद्रा भड़क जाता है और कहता है कि सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारी बेटी का किया हुआ है। फिर वो प्रार्थना को पास बुलाता है और कहता है कि मेरे बारे में जो इतनी सारी जानकारी है उस सर्च चोर को तुमने ही तो दिया होगा ना। तो प्रार्थना चुप रह जाती है। वो कहती है कि लेकिन पापा, उसने जो कुछ भी किया था चिराग ने, वो आपके अच्छे के लिए किया था। तो बापोद्रा उसे कसकर डांट कर शांत करवा देता है। उसके बाद वो सुशीला को कहता है कि पहले तो तेरी बेटी उस सर्च चोर की साइड लेती थी और इधर मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तू भी उस सर्च चोर की साइड लेने लगी है। तो सुशीला कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपके मन का वहम है। तो बापोद्रा कहता है मुझे तुम बच्चा समझती हो, बुद्धू समझती हो, लेकिन मैं ना कोई बच्चा हूँ ना कोई बुद्धू हूँ। मैं खूब समझ रहा हूँ कि आजकल तू भी उस सर्च चोर की साइड ले रही है। लेकिन तुम दोनों माँ बेटी सुन लो, कितनी भी उसकी साइड लोगी लेकिन ये शादी मैं कभी नहीं होने दूंगा। तुम दोनों को जो करना है कर लो, लेकिन जब तक बापोद्रा है उस सर्च चोर को तुम लोग इस घर का दामाद नहीं बना सकती और ना मैं उसे कभी दामाद के रूप में एक्सेप्ट करूंगा। तो प्रार्थना कहती है कि पापा, आप बार बार उसे सर्च चोर करके शर्मिंदा मत कीजिए, अब वो सुधर रहा है। लेकिन बापोद्रा
प्रार्थना को डांट देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है, उसके गुस्सा में चला जाता है। उसके बाद सुशीला जो है वो प्रार्थना से कहती है कि देख प्रार्थना, मैं जान गई हूँ कि वो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन तू ये जान ले कि तेरे पापा उसके साथ तेरी शादी कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होने देंगे, और इसलिए तेरे पास एक ही रास्ता है कि तू उसके साथ भाग जा। तो प्रार्थना सोच में पड़ जाती है। अब आगे वीरेंद्र सेतलवाड़ जो है वो बाहर अपने लॉन में बैठा हुआ है और सोच रहा है। क्या सोच रहा है? बस वही, कामनी माँ और जुगल ने जो मेरे साथ किया वो ठीक नहीं किया। और ये सोचते हुए फिर वो एक बार पास्ट में चला जाता है। पास्ट में ये दिखाया गया है कि कामनी माँ जो है वो दोनों बच्चों को यानी कि जुगल और वीरेन को स्कूल से आने पर प्यार करती हैं, लेकिन वो देखती हैं कि वीरेन कुछ टेंशन में है तो वो पूछती हैं। तो जुगल बताता है कि इसने स्कूल में एक लड़की की कॉपी फाड़ दी थी, नोटबुक फाड़ दिया था। तो उस पर वो जब पूछताछ करती हैं तो उनको लगता है कि वीरेन ने ही गलती की थी और इसके लिए वो वीरेन को थोड़ा सा डांटती है, जिस पर कि वीरेन बुरा मान जाता है और उसे लगता है कि छोटे भाई जुगल ने कामनी माँ से शिकायत की थी। तो ये सोचकर उसे जुगल से भी गुस्सा आता है, पर कामनी जो है वो दोनों को मिलाने की कोशिश करती हैं और बार बार वीरेन को सिखाती हैं कि स्कूल में अपने शिक्षक की बात माननी चाहिए और जुगल ने तुम्हारी शिकायत नहीं की है, वो तो सिर्फ ये चाहता है कि तुम अच्छा काम करो स्कूल में, तुम्हें किसी की डांट नहीं पड़े। तो इस पर वीरेन कहता है कि नहीं, स्कूल में भी अगर कोई मुझे झुकाने की कोशिश करेगा, मेरे साथ कुछ भी करेगा, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसका इतना आक्रोश देखकर कामनी जो है उसे पोलाइटली समझाती है, लेकिन कितना भी प्यार से वो समझाती है, लेकिन वो बचपन में ही दिखाया गया है कि वीरेन उनकी बातों को नहीं मानता और उसके अंदर जुगल को लेकर एक अजीब सा गुस्सा है, बदले की भावना है कि ये मेरी चुगली कामनी माँ से करता है। और कामनी फिर जुगल से कहती है कि ऐसा करेंगे कि कल हम स्कूल जाके जिसका इसने किताब पढ़ा था नोटबुक, उसे हम दूसरा नोटबुक दे देंगे। तो इस पर जुगल कहता है लेकिन माँ काकी भाई को तो उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, जुगल भाई को उससे माफ़ी भी मांगनी चाहिए। पर माफ़ी की बात सुनते के साथ वीरेन वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं उस लड़की से कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। उसके बाद प्रेजेंट में दिखाया जा रहा है कि वीरेन सेतलवाड़ बचपन की इन बातों को याद करके काफ़ी तनाव में आ जाता है और उसके हाथ में जो ग्लास है वो उसके हाथ में ही टूट जाता है। और जब वो ग्लास टूट जाता है तो उसके कांच उसके हथेली में गड़ जाते हैं और खून आने लगता है। तभी वहाँ पे सुनील आता है और कहता है कि साहब जी ये क्या हो गया, और फिर वो मलहम पट्टी करता है। वहाँ पे वीरेन सेतलवाड़ जो है सुनील को देखता है तो कहता है कि सुनील, मेरा हाथ बस इतना सा कटा है कांच से, तो मुझे इतना दर्द हो रहा है, और उस पुष्पा का हाथ तो पूरा का पूरा कट गया, लेकिन उसके हौसले तो देखो, वो इतना सारा दर्द बर्दाश्त कर लेती है। सुनील, बात ऐसी है कि पहले कामनी माँ ने, फिर सुब्रा ने, और अब इस पुष्पा ने मेरा जीना हराम कर दिया है। इन लोगों ने स्त्री जाति के प्रति मेरे अंदर नफरत इतना भर दिया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ तुम्हें। बस अब एक ही काम करना है, किसी भी प्रकार से अगर जुगल ने पुष्पा का हाथ थाम लिया, पुष्पा का ढाल वो बन गया इस काम में, तो समझ लो कि पुष्पा हमसे जीत जाएगी और स्त्री की जीत मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक थी, और कल की कहानी में क्या दिखाई जाएगी ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देती हूँ। कल की कहानी में ये दिखाया जाएगा कि जुगल जो है वो रानकी से मुंबई के लिए तो चलता है, लेकिन वो मुंबई पहुँच नहीं पाता है। बीच में वीरेन सेतलवाड़ और सुनील ने मिलकर कोई खेल खेला है ताकि जो जुगल है वो पुष्पा तक ना पहुंच सके। तो कल का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। तो कल के एपिसोड के साथ मैं फिर मिलूंगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।